हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। आइनॉक्स विंड में काफ़ी लॉस से मैं प्रॉफिट में गया था, तो ये मेरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको बहुत कुछ शेयर मार्केट के बारे में सीखने मिले। तो मेरी जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं जर्नी की तरफ और मैं दिखा देता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या थी, मेरी एंट्री प्राइस क्या थी और उसके बाद कैसे उसमें सिचुएशंस आई और वो सिचुएशन में मैंने कैसे फैसले लिए, ठीक है, और किस तरीके से उसमें से मैं प्रॉफिट में निकला हूँ ये आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आइनॉक्स विंड एक ऐसी कंपनी है जो विंड से एनर्जी पावर जनरेट करती है। तो ये कंपनी का नाम देख के और इसका काम देख के मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आगे क्या हुआ ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वेबसाइट क्या बता रही है ये पहले देखो। तो वेबसाइट पे इसके यहाँ पर आपको ये इसके प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर विंड पावर के लिए, जनरेशन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यही इसका मेन काम है और यही इसके प्रोडक्ट है। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स में भी जाके देखोगे, ठीक है, तो बड़े बड़े टरबाइन्स होते हैं जिससे पावर जनरेट किया जाता है। हवा से पावर जनरेट करने का ये काम करती है कंपनी। लेकिन इससे कंपनी कितना कमाती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि बिज़नेस जो कर रही है और ये बिज़नेस पे भरोसा करके आप ये कंपनी में पैसा भी लगा रहे हो, लेकिन ये कंपनी खुद के लिए कितना कमा रही है या इन्वेस्टर्स के लिए कितना कमा रही है ये हमको देखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मैं मनी कंट्रोल पे वेबसाइट मैंने ओपन किया है और मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो आइनॉक्स विंड ये NSE BSE दोनों पर ये काम करता है, यानी ट्रेड होता है। और 72 का इसका लो था और 154 का हाई। तो वह 154 से काफ़ी अभी भी गिरा हुआ है और लो के आसपास हमको ये देखने मिल रहा है। इसका P 4 का आ रहा है, वीकनेसेस 11 है, अपॉर्चुनिटी 2 है, थ्रेड 2 है। यानी इसमें प्रमोटर की इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग बता रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी प्रमोटर इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड बता रहा है, यानी शेयर होल्डर का जो फंड है उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है। ROE डिक्लाइनिंग बता रहा है इन लास्ट 2 क्वार्टर। तो ROE भी इसका गिर रहा है, तो इसका ROE भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो ये वीकनेसेस हमको नज़र आ रही है, ठीक है। 11 वीकनेसेस है और ज़्यादा है। और यहाँ पर ये शेयर होल्डर का फंड का इनएफिशिएंट यूज़, मतलब ये है शेयर होल्डर का फंड जो इसका मार्केट कैपिटल है, इसका प्रॉपर यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है, ये हमको ये बता रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो 2 अपॉर्चुनिटी है जिसमें इसका P काफ़ी सस्ता है, या ये तो माइनस में चला गया है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी का P भी माइनस में चला जाता है या नेगेटिव दिखने हमको लगता है। और EPS भी माइनस में जाता है, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में ही होगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर डाउन में ही है इस वजह से, ठीक है। और P भी इसका ठीक है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू भी अच्छा है, यानी नेट असेट, कंपनी के पास असेट वैल्यू अच्छा है, ये एक चीज़ अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके एडवांस चार्ट की बात करेंगे और यहाँ पर मैं मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कब था ये भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसका 1 साल के जो चार्ट है, 1 साल में ये शेयर काफ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो 142 के रेंज में था ये, और वहाँ से काफ़ी गिरा और गिर के इसका भाव बना लगभग 97, और 97 से फिर एक इसने हाई दिया था ज़बरदस्त, तो ये 154 का हाई दिया। फिर हाई के बाद फिर से गिरावट इसने दिखाई, अप एंड डाउन। देखो गिरावट भी डायरेक्ट नहीं हुई है और अपसाइड भी डायरेक्ट नहीं हुआ है। तो हर एक ऐसा ही होता है कि थोड़ा अप जाता है कंटिन्यू, फिर डाउन जाता है, करेक्शन आता है, फिर अप जाता है, फिर करेक्शन आता है, फिर अप जाता है। तो यही सिलसिला चलते रहता है हर एक शेयर का। और इसी तरीके से शेयर्स ऊपर भी जाते हैं, उसी तरह से नीचे भी आते हैं, ठीक है। तो ये शेयर फिलहाल 150 टू 154 से ये काफ़ी नीचे आया है, अभी 87 का है। तो ये डाउन मार चुका है और डाउन से अभी थोड़ा ऊपर साइड जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये चार्ट के कैसे इसके चार्ट्स है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो इसका 177 का यहाँ पर प्राइस भी नज़र आ रहा है और 133 का हाई भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये हाई जो इसने सबसे ज़्यादा बनाया था 158 का बनाया था 5 साल के अंदर, और 5 साल से ये काफ़ी गिरा है, ठीक है। तो 5 साल में भी ये कंटिन्यूसली गिरते गिरते इसका भाव क्या हो गया था ये बता देता हूँ। 158 से इसका भाव बन गया था 16 रुपये।
देखो, आपके पास भी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिसका भाव इतना गिर जाएगा और आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेजॉरिटी लोग बर्बाद हो जाते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि एक अच्छे बड़े भाव पे वो एंट्री मारते हैं और बाद में उनको ये दिन देखना नसीब हो जाता है, और उस वजह से वो शेयर मार्केट को नाम भी रखते हैं और इसी वजह से शेयर मार्केट बदनाम भी है। ठीक है, तो नाम इसी वजह से होता है क्योंकि देखो, नॉर्मली हर एक एक आस लगा के आता है शेयर मार्केट में, और उसको उस आस के हिसाब से या उस इच्छा के हिसाब से उसको वो ग्रोथ नहीं मिलता, और मेजॉरिटी लोग इसी वजह से मार्केट से नाखुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ थी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी एंट्री 19 में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, 19 में 2017 की थी। तो ऑलरेडी अभी जुलाई चल रहा है, इस वजह से 5 साल पहले का ये चीज़ नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पर मैक्स के चार्ट में बता देता हूँ। तो मैक्स के चार्ट में पहले ये देख लो कि एक टाइम पे ये शेयर कितने का था, 494 का शेयर था। तो 494 का शेयर ये कितना गिर के कहाँ आ गया देख लो। तो 494 का शेयर ये बन गया देखो 16 रुपया, जिसका ये 494 से के टाइम से अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा, और ये 494 कब था ये भी बता देता हूँ, 2015 में। 2015 से लेके और 2020 तक, यानी 5 साल जिसने भी शेयर को रखा वो पूरा कम्प्लीटली बर्बाद हो गया। ठीक है, 5 साल में वो, क्योंकि एक्चुअली बिज़नेस के ऊपर होता है। मैं इसका बिज़नेस भी आपको दिखा दूंगा कि इसका बिज़नेस कैसा चल रहा था। ठीक है, यानी मैं फाइनेंशियल दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो कैसा चल रहा था, तो उस वजह से भी शेयर होल्डर्स का पूरा, इसीलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा, किसी भी अच्छे शेयर्स में या शेयर्स में पैसा लगाने से पहले अच्छे से जांच लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये शेयर थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन जो 400 का भाव उसने फिर से दोबारा दिखाया नहीं। ठीक है, तो 154 पे ही आया था, लेकिन वहाँ से फिर से इसने गिरावट दिखाई। और मेरी एंट्री यहाँ पर होती है, देखो जैसे मैंने ये मार्केट में ऑलरेडी, शेयर मार्केट की दुनिया में मैंने कदम रखा 2014 में। ठीक है, और लेकिन मैंने ये शेयर के अंदर मैंने शेयर्स उठाए, या ये कंपनी के शेयर्स मैंने कब उठाए, तो 19 मई 2017 में। 19 मई 2017 ये मेरा बाइंग प्राइस था, वो बाइंग टाइम था, और मेरा बाइंग प्राइस लगभग यहाँ पर 160 रुपये था। ठीक है, 19 मई 2017 को मैं यहाँ पर लेता हूँ शेयर्स। ठीक है, ये पूरे एक मंथ का चार्ट है, और इस वजह से यही मंथ के अंदर मैंने 19 मई को, जब ये कैंडल पूरे एक महीने की, इस वजह से इसमें आपको उस दिन का नहीं दिखेगा, लेकिन ये महीने के अंदर वो प्राइस आया था 159, जैसे इसका 207 का हाई दिख रहा है। तो ये एक टाइम पे आ चुका था 159 का प्राइस। तो 159 के प्राइस पे मैंने इसमें एंट्री की, और वहाँ से ये शेयर गिरा। तो दोबारा मैंने इसमें 3 जनवरी 2018 में एंट्री मारी। तो यहाँ पर मैं 3 जनवरी को और कुछ शेयर ख़रीद लेता हूँ। 3 जनवरी 2018 में मैंने ये शेयर में ख़रीदा लगभग 146.59 या 147 के आसपास मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि ये ब्रोकरेज वगैरह कट के प्राइस आता है। ठीक है, तो वो टाइम पे मैंने इसको ख़रीदा कुछ क्वांटिटीज़। तो 2018 3 जनवरी 2018 में 147 के भाव पे, 147 से फिर ये और शेयर गिरा। फिर 19 जनवरी 10-15 दिन बाद और मुझे ये शेयर और गिरावट दिखाने लगा। तो ये शेयर का भाव बन गया था तभी 138 का। तो 138 का मैंने उसी महीने के अंदर 138 में भी ले लिया, यानी और 10 रुपया गिरा था। ठीक है, तो उसी महीने में मैंने 19 जनवरी 2018 को मैंने कुछ शेयर खरीदे, और फिर बाद में 3 सितंबर 2018 को, जनवरी के बाद डायरेक्ट मैंने सितंबर में कुछ शेयर खरीदे। ठीक है, तब से गिरावट देखी मैंने, ज़्यादा और ख़रीदा नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने इसको ख़रीदा। लगभग इसको यहाँ पर 19 जनवरी के बाद 3 सितंबर 2018 को मैंने ख़रीदा 102 के भाव पे। 102 के भाव पे 3 सितंबर का यहाँ पर भाव है, 3 सितंबर एग्जैक्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर मैंने इसको 102 के भाव पे, आप यहाँ पर हाई देख सकते हो, इसका 106 का आ रहा है। ठीक है, 106 का इसका जो कैंडल का हाई है 106 का है, और वहाँ पर मैंने 102 के भाव पे इसको कुछ क्वांटिटीज़ खरीदी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो भाव है वहाँ से काफ़ी गिरते आया। तो लगभग समझ लो कि मेरा 50 से या 60 रुपये इसमें तो गिर चुका था। ठीक है, तो फिर और मैं देखता हूँ इसको,
11 दिसंबर 2020 में, ठीक है। गिर गया, बहुत गिरा, बहुत गिरा। उसके बाद मैंने ये शेयर को देखना ही बंद कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी मेजॉरिटी मेरे पास जो शेयर्स थे वो काफ़ी गिरे थे। फिर उसके बाद इसको मैंने फिर से ख़रीदा 11 दिसंबर 2020, लगभग 2 साल बाद 11 दिसंबर 2020 में मैंने इसकी क्वांटिटीज़ ख़रीदना चालू किया। तो यहाँ है वो दिसंबर, और 2020 में मैंने इसको ख़रीदा कितने भाव पे, लगभग मैंने इसको 52 के भाव पे ख़रीदा, ठीक है। 52 से मैंने इसमें फिर से बाइंग करना चालू किया, क्योंकि इसमें मुझे मूवमेंट दिखना चालू हुआ और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ और ख़रीदनी चालू हुई, और मैं इसको लगभग 60 के भाव पे या 67 के भाव तक भी ख़रीदा है मैंने इसको कंटिन्यू। 68 के भी भाव पे, 71 के भाव पे भी ख़रीदा। तो अलग अलग भाव पे ख़रीद के मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ बना ली, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मेरे पास होने की वजह से, या 73 तक भी मैंने इसको ख़रीदा है, 73 का जब भाव था, क्योंकि ऑलरेडी शेयर को मैं देख रहा है कि ये बढ़ रहा है और ये ही मुझे मौका चाहिए कि ये इतनी वाले शेयर से मुझे निकलना है। तो इस वजह से ये शेयर को मैंने कंटिन्यूसली ख़रीदा, और एक टाइम आया 23 अप्रैल 2021 को ये शेयर को मैं बेच के निकल जाता हूँ, ठीक है। मतलब लगभग 3 से 4 महीना इसको मैंने कंटिन्यूसली वॉच भी किया, और जब गिरावट, जब जो प्राइस मुझे दिख रहा है उसमें मुझे लगा, तो मैंने उसमें क्वांटिटीज़ ऐड करते गया, और मुझे तब यहाँ पर अप्रैल में निकलने का मौका मिला, और ये पीक पे मैं यहाँ से निकल गया, और लगभग मैंने इसको बेचा 92 के भाव पे। और 92 के भाव पे बेचने के बाद मुझे बेनिफिट कितने का हुआ, या मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, ये मैं बता देता हूँ। तो मुझे प्रॉफिट हुआ आइनॉक्स विंड में यहाँ पर जस्ट 24%। देखो 24% लिया, ज़्यादा क्वांटिटीज़ थे, इस वजह से वो मेरे लिए काफ़ी था। लेकिन मैंने अगर वो रखा रहता तो मुझे लॉस कितने का था, मुझे लॉस मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वो 16 रुपये का भाव यहाँ पर हमको देखने मिला था, ठीक है। तो 160 से अगर 16 रुपये का भाव आता है तो गिरावट कितनी थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर 16 रुपये तक, यानी मैं बता देता हूँ, ये 90% भी अगर आप देखोगे तो ये हुआ था, ठीक है। तो 90% ये गिरा था। एक 90% गिरने वाले शेयर से और आप कितनी उम्मीद करोगे? 90 मतलब 16 को उसको 160 होने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा, यानी उसको वो 10 गुना बढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। डबल होना नहीं पड़ेगा, उसको 10 गुना बढ़ना पड़ेगा, यानी 1900% या 1000% रिटर्न देने पड़ेंगे। लेकिन वही शेयर को मैंने काफ़ी उसको ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदने की वजह से, या उसको कंटिन्यू बाय करने की वजह से ये मुझे फ़ायदा हुआ, और इस वजह से ये शेयर ने मुझे प्रॉफिट दिया है। और ऐसे ही मैंने प्रॉफिट बहुत सारे शेयर्स में लिए हैं, लेकिन मैं मेरा रिकॉर्ड में बना के रखना चाहता हूँ कि मैं किसी शेयर्स में से लॉस नहीं करना चाहता हूँ जब तक वो कंपनी मौजूद है मार्केट में। मार्केट से ही गायब हो गई, मार्केट में ही अभी वो कंपनी नहीं रही, तो वहाँ पर मेरा लॉस हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी में वैसे स्टॉक को लेना भी नहीं पसंद करता। अगर मेरे पुराने स्टॉक है तो उसके बारे में, वो तो जब तक उसमें से प्रॉफिट नहीं होता मैं निकलता नहीं, लेकिन मैं सारी चीज़ें वो देखता हूँ। और वैसे भी मेरे कुछ पुराने स्टॉक अभी भी वैसे पड़े हैं जो काफ़ी वो डाउन में है, यानी उसके बारे में भी वीडियोस डाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम के लिए हुए स्टॉक थे, वो टाइम के शेयर्स थे, और उसके परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब निकले। तो वो जब सस्ते शेयर देखा करते थे, हर कोई देखता था, हम भी देखा करते थे, और वो टाइम पे लिए थे, लेकिन वो शेयर ने कोई अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए। इससे अच्छा क्वालिटी स्टॉक लेते तो अच्छे और रिटर्न जनरेट होते। तो उसके बाद अभी क्वालिटी स्टॉक हम लेते हैं, और क्वालिटी स्टॉक को थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से शेयर चलता है, ठीक है। अभी इसके परफॉर्मेंस देख लो कि इसके परफॉर्मेंस किस तरीके के। तो 1 वीक में इसने 9.5% का लॉस दिया है, 1 मंथ में इसने 8.5 या 9% का, 1 वीक में इसने प्रॉफिट दिया है 9.5% का, और 1 मंथ में भी इसने 9% का प्रॉफिट दिया है, 3 महीने में लॉस दिए है। और YTD में भी लॉस दिया है, यानी इसने 24% का, 23-24% का इसने लॉस दिया है। 1 साल में भी 34% 35% का लॉस दिया है, और 3 साल के अंदर भी 52% का इसने प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आइनॉक्स विंड का जो नेट सेल्स है वो डाउन हुआ है 42% से, 42 या 43% से ये डाउन हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा ये इसका नेट सेल्स गिरा है।
तो ये एक चीज़ ख़राब है किसी भी शेयर के लिए। और यहाँ पर मैं आपको इसके अभी हम इसके फाइनेंशियल देखते हैं, तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हो कंपनी का रिवेन्यू सिर्फ एक साल बढ़ता हमको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर, ये 2019 में, ठीक है। यानी 479 से 2018 में 479 करोड़ था, उससे ये लगभग 1437 करोड़ बन गया, यानी 1400 करोड़ का इसने सेल्स किया। उसके बाद ये कंटिन्यू गिरावट हमको देखने मिली, ठीक है। तो लगभग आधा हो गया 2020 में, फिर वही रेंज में चला थोड़ा बहुत, फिर और भी गिरावट हमको देखने मिली। तो सेल्स डाउन है, इसके रेवेन्यू डाउन है, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन ही है। तो इतने ख़राब प्रॉफिट होने के बाद किसी कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो सकता है? तो इस वजह से ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव है ये कंपनी में। लेकिन पॉजिटिव और क्या है इसके अंदर? शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो कंपनी का यहाँ पर 72% तो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग कर रहा है। यहाँ पर आप देख लो जून क्वार्टर में इसके बढ़ गए हैं, ठीक है। तो लगभग 5% तो ये कंपनी के शेयर जो है प्रमोटर ने खरीद लिए हैं। और यहाँ पर जून क्वार्टर के आप देख लो, यहाँ पर थोड़े प्लेज भी है, जो पहले भी प्लेज था अभी थोड़ा कम प्लेज हुआ है, लेकिन शेयर्स प्लेज है। और पब्लिक के पास भी 25-26% है इसके शेयर्स, और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी इसके शेयर्स है। लगभग 28 फॉरेन के इन्वेस्टर्स है जिनके पास ये कंपनी के शेयर्स है। और रिसेंटली 3 चेंजेस आए हैं, यानी 3 बड़े हैं, ठीक है। तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, सिर्फ DIS छोड़ के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बाहर के इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। अभी हम इसके स्क्रीनर पे कुछ डेटा देख लेते हैं, स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है। तो स्क्रीनर पे देख लो, तो यहाँ पर हम इसके जस्ट मेन तो ये चीज़ देखने आते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़े डिटेल्स में होते हैं, और प्रॉज एंड कॉन्स में भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर ज़्यादा ही हमको नज़र आएगी। और ओनली पॉजिटिव ये है कि इसमें प्रमोटर शेयर्स ले रहे, बढ़ रहा है प्रमोटर की होल्डिंग, तो ये एक चीज़ अच्छी है। बाकी मेजॉरिटी चीज़ें नेगेटिव है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंटिन्यूसली क्वार्टरली कैसे रिजल्ट्स थे। तो क्वार्टरली देखो हर क्वार्टर ये कंटिन्यूसली लॉस ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्वार्टर जो इसका मार्च का था 2022 का, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी ने लॉस किया है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम इसके पूरे 2013 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लगभग 10 साल का 9-10 साल में ये कंपनी ने पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट कर रही थी। और तभी मेरा यहाँ पर 2017 में मैंने कहा जैसे इन्वेस्टमेंट किया था, देखो मैंने भी अच्छे टाइम पे ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो कंपनी के साथ नेक्स्ट ईयर से बुरा हो जाता है, ये आपको भी नहीं पता होता है। आप सोचते हो कि चलो अगले साल अच्छा होगा, ठीक है, उसके अगले साल और अच्छा होगा, तो कुछ ना कुछ हम उम्मीद लगा के बैठते, लेकिन वो शेयर काफ़ी गिर जाता है। और मार्च 2020 तक उसकी हालत पूरी बुरी हो चुकी थी, लगभग वो 16 रुपये तक आ चुका था। और वहाँ से फिर ये आपको देखने मिला कि यार उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपसाइड गया, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें इसमें हुई नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको ख़रीदा और ये इसको शेयर को काफ़ी बढ़ाया भी है, ठीक है। और इसके अगर आप इसमें 10 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप यहाँ पर 5 साल से इन्वेस्टेड होते तभी भी आपका लॉस होता, 1 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो भी लॉस है, 3 साल से थोड़ा कुछ प्रॉफिट होता, क्योंकि ये 2020 में काफ़ी बढ़ा है इस वजह से, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी पे कर्जा देख लो, कंपनी पे कर्जा यहाँ पर लगभग 1719 करोड़ का है, 19 करोड़ का है, 1719 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। और 375 करोड़ का पहले स्टार्टिंग में लिया था, उसके बाद ये कंपनी ने बीच में काफ़ी बढ़ा लिया था कर्जा, यहाँ पर 1600 करोड़ तक गया था, 1700, फिर वहाँ से कम भी हुआ है, फिर से अभी कंपनी का कर्जा फिर से बढ़ गया है, ठीक है। और रिजर्व में भी थोड़ा है पैसा कंपनी के पास, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी
जो भी चीज़ें हैं कंपनी में नेगेटिव ही चीज़ें हमको देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पर ये कंपनी के बारे में जस्ट मुझे यही बोलना है, ये रिस्की शेयर है। फ़िलहाल कोई कोई रिस्क ले लेता है कि आज नहीं तो कल कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, अच्छा प्रॉफिट देगी, तो अभी अच्छा भाव मिल रहा है तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और ये रिस्की मामला होता है। और कोई कोई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी अगर इतना रिस्क है तो ऐसे शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो वहाँ पर आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि वो रिवर्स भी ज़्यादा जा सकता है जितना वो बढ़ सकता है, ठीक है। बढ़ने के मुकाबले वो नीचे गिरने का ज़्यादा चांसेस होता है। इस वजह से ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।